स्टूडेंट्स, आपको पता है मैं इनको ब्रेन टीजर्स बोलता हूँ और मैंने स्पेसिफिक जो टॉपिक इस वक्त चूज़ किया है चैप्टर नंबर 3 में से, वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा ही क्लियर होना चाहिए आपको इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये उन क्वेश्चंस में से है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर लॉन्ग में नहीं आता तो कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। अल्टीमेटली अगर शॉर्ट में नहीं आता तो फिर इसके रिलेटेड अब आपके MCQs इंपॉर्टेंट है जिनको हमने डिस्कस करना है। थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू दे दूँगी। वैसे तो आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आता है तभी आपको इसके MCQ समझ आएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया जो है उसकी वजह से ये मोशन एग्जीक्यूट होता है। स्पेसिफिकली ग्रेविटी इन्वॉल्व है, लेकिन किसी हद तक इनर्शिया भी इस मोशन में इन्वॉल्व होता है। देखिए, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को, वो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट करता है, उसको हम क्या नाम देते होते हैं? प्रोजेक्टाइल का। अब आप मेरा पॉइंटर फॉलो कीजिएगा कि जहाँ से हमने इसको रिलीज़ किया ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। इसको लॉन्चिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, जहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेगा, जहाँ से एक प्रोजेक्टाइल अपना मोशन स्टार्ट करेगा। सो वी से दैट लेट वी हैव अ प्रोजेक्टाइल व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ क्या? थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। जब आप इसको थ्रो करते हो अपवर्ड, सपोज कर लें ये कोई फुटबॉल है जिसको आपने किक किया है, किसी बॉल को आपने अपवर्ड थ्रो किया है, कोई कैनन से आपने कोई फॉर एग्जांपल बॉम्ब जो है वो किसी जगह से आपने प्रोजेक्ट किया है, कोई रॉकेट लॉन्चर से आपने रॉकेट लॉन्च किया है किसी सर्टेन एंगल थीटा से, तो ये वो एंगल थीटा है जो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाता है? ग्राउंड बनाता है। तो ये लॉन्चिंग पॉइंट पर जो एंगल थीटा बन रहा है इसको हमने थीटा कह दिया, या थीटा आई भी कह सकते हैं। बहरहाल आपकी बुक में सिर्फ थीटा मेंशन है, तो डायग्राम तो मैंने वैसे ही बना दिए कहीं से उठा के, तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ समझेंगे। डोंट वरी अबाउट द सिंबल्स। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऑब्वियसली आप इसको जब अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो ना, तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ ही लॉन्च करोगे ना। तो VI हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, या इसको V0 कह सकते हैं अगर आप बुक को फॉलो करें। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये इस तरह का एक कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है वो इसको x डायरेक्शन में भी लेके जा रहा है, वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको अबव द ग्राउंड लेके जा रहा है, तो y एक्सिस में भी इसका कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो आप शुरू में देख सकते हैं कि हमने इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मेंशन किए हुए हैं, एक vxi है और एक vyi है, यानी कि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल या इनिशियल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दी हमारे पास वेलोसिटी जो हमने यानी कि इसको प्रोवाइड की थी वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दी हमने। ऑब्वियसली हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। अब ये प्रोजेक्टाइल अपनी जर्नी स्टार्ट करता है किसी इनिशियल वेलोसिटी VI से। अब हमारी एजम्पशंस क्या क्या थी? अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि जब ये अपना मोशन स्टार्ट करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगी। पहली बात हमने ये कही थी। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाना चाहिए? अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, मैं MCQs में बात करूंगा इसको, F = ma, अगर फोर्सेस अलोंग द x एक्सिस 0 हैं तो ma भी 0 हो गया, यानी कि Fx = ma, x = 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर कांस्टेंट या 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 भी एक कांस्टेंट ही कहलाया जाएगा ना। तो अब आपके पास फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ना लगने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो 0 हो गया या वो कांस्टेंट हो गया, फोर्स भी 0 होगी। अब इसका मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला। किसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आने वाला? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये अपने लफ्ज अपने गौर से आपने सुनने ये वाली चीजें। मैंने बोला ये है कि इस प्रोजेक्टाइल का थ्रू आउट द मोशन फोर्स ऑफ x यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है। इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है Vx वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी और एक ही पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहेगी। तो आप देख सकते हो कि एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमारे पास जो वेलोसिटी है x कंपोनेंट वाली, आप जरा देखिएगा इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इधर है, शुरू वाले पॉइंट पे भी इसकी डायरेक्शन देखिएगा, लॉन्चिंग पॉइंट पे भी राइट साइड पे थी, इधर अभी भी इधर है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी इधर है, इस पॉइंट पे भी इधर है। किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी बिकॉज फोर्स क्या लग रही है उस केस में? 0 है। तो पहली असम्पशन हमारी ये है। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो करते हो तो इसका मतलब क्या है? उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा ना। मतलब ये है कि उसके मोशन में आप अगेंस्ट फोर्स कोई काम कर रहे हैं
आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी का जो पुल है उसके अगेंस्ट आपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया। इसका मतलब है कि आप, अब कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप जब बॉल ऊपर थ्रो करते हो तो क्या वो बॉल ऊपर ही जाई जाती है या एक पॉइंट पर जाके रुक के मोमेंटरीली वापस नीचे आ जाती है। जैसे आपको इस प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके अब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस केस में हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इस वेलोसिटी की जो वाई कंपोनेंट है उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएशन यानी कि वो डिक्रीजिंग होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये जीरो हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है लॉन्चिंग पॉइंट जैसे ही प्रोजेक्टाइल यहाँ से लॉन्च किया था हमने, ग्रेविटी उस पर एक्ट करने शुरू कर गई थी और ग्रेविटी अगर एक्ट कर रही थी तो उसने इस मोशन को अफेक्ट किया, यानी कि प्रोजेक्टाइल के मोशन को अफेक्ट किया। और हुआ क्या, हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज आने शुरू इसलिए हुआ क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अफेक्ट करेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट करने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आने शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली आप देख सकते हो पॉइंट सी पे जाके वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो चुका होगा और एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया होगा, बिकॉज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसलिए चेंज नहीं आ सकता उस पर क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही थी ग्रेविटी वाली, उसने इफेक्ट किया है मोशन को, तो वेलोसिटी को उसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बच्चों याद रखिएगा वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। इसका मतलब है अगर हम वी नेट की बात करें, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करें पॉइंट सी पे, तो इसका आंसर नॉन जीरो आएगा। इसलिए अपनी स्टेटमेंट्स पढ़ते हुए एमसीक्यूज में बड़े गौर से इन चीजों को देखना आपने कि उसने पूछा क्या है। क्या उसने ये पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो उसका आंसर है नहीं, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। क्या कोई वेलोसिटी वहां पे होती है, तो होती है। वेलोसिटी कौन सी होती है, एक्स वाली होती है, और वाई वाली क्या होती है, वाई वाली वेलोसिटी जीरो होती है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, थ्रू आउट द मोशन याद रखिएगा चार बातें हम करने वाले हैं, चार बातें याद रखनी है। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, वर्टिकल कंपोनेंट के बजाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। चार में से तीन चीजें चेंज होती हैं, चार में से तीन चीजें कांस्टेंट रहती हैं और एक चीज हमारे पास जो है वो वेरिएबल होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिएगा जी, देखें वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन फिक्स रहेगा, वी एक्स की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि फोर्स नहीं लग रही एक्स डायरेक्शन में। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करें वी वाई की, वो वेरिएबल होगी क्योंकि ग्रेविटी उसको अफेक्ट कर रही है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन ए एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट यानी कि जीरो है, जीरो भी एक नंबर है, नंबर भी एक कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज यहाँ पे कांस्टेंट है और वो है ए वाई भी कांस्टेंट है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। तो बच्चों क्या क्या डिसाइड कर लिया हमने, वी एक्स कांस्टेंट, ए वाई कांस्टेंट, ए एक्स कांस्टेंट। तो जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, फिर चीज जो चेंज हो रही है वो है हमारे पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमारे पास अगली बेसिक बातें कुछ, ये जो पॉइंट सी है इसको पॉइंट ऑफ समिट बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट देखिएगा जरा, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है अबव द ग्राउंड यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ समिट बोलते हैं, ठीक हो गया जी। इसकी जो डिस्टेंस फ्रॉम दी ग्राउंड है उसको हम क्या नाम देंगे, फिर हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। अब प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, अगर आपको याद हो, लॉन्चिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सिमिलरली हमारे पास एक और पॉइंट के रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ वर्टिकल मोशन ही नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है। हॉरिजॉन्टली जितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, फिर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब आप देख सकते हो ना कि जहां से बॉल आपने लॉन्च किया वापस वहां पे तो नहीं आया ना, वो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चला गया। जैसा ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ए से ई देख सकते हो आप, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अच्छा, अब आप देखिए ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास जब ये मोमेंटरी रुका है, ये यहाँ पे रुक नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कंपेल करता है इसको, और इस इनर्शिया यानी कि इसका कंपेल करता है इसको कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल कर दे। देखे ना, वरना ग्रेविटी तो कर रही है ना, तो इसको डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं फॉल करवा देती। तो मैंने इसीलिए शुरू में बोला था कि इनर्शिया भी रोल प्ले करता है। मतलब अगर ग्रेविटी इस्पेक्ट कर रही है तो ये तो सीधा नीचे गिर जाना चाहिए ना, नहीं गिरता क्योंकि इनर्शिया इसको रेजिस्ट करता है। क्योंकि इनर्शिया क्यों रेजिस्ट करता है, क्योंकि वेलोसिटी इसके पास है एक्स वाली, तो उसको एक्स डायरेक्शन में ले जाएगी। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी में दोबारा से राइज आना शुरू होता है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी में,
ऑब्वियसली ओवरऑल वेलोसिटी में भी और वर्टिकल वेलोसिटी में भी, बिकॉज ओवरऑल वेलोसिटी दो चीजों का पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी वाई दोबारा से बढ़ने शुरू हो जाएगा, इसका मतलब है ओवरऑल वेलोसिटी भी बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ने क्यों शुरू हो जाएगी? कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहा है और उसकी वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। अब जरा सुनिएगा गौर से, हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जरा गौर से सुनिएगा, एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को, सपोज कर लें, प्रोजेक्टाइल मोशन से हट के बात कर लेते हैं, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, सपोज एक बॉल है, आपने उसको रिलीज किया किसी हाइट से, हर एक सेकंड के बाद उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियली वो 0 थी, 1 सेकंड के बाद 9.8 हो चुकी होगी, 2 सेकंड के बाद 19.6 फॉर एग्जांपल हो चुकी होगी, फिर 27 पॉइंट समथिंग हो चुकी होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है चेंज लाना वेलोसिटी में। तो इसीलिए इस पॉइंट सी के बाद इसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? वर्टिकल वेलोसिटी में मेरा मतलब है क्या आ जाएगा? चेंज। कैसा चेंज आएगा? पॉजिटिव, इंक्रीज कर देगी वेलोसिटी। वेलोसिटी का वेक्टर डाउनवर्ड इसलिए शो किया अब यहाँ पे कि अब इसको ये डाउनवर्ड मूव करवा रहा है, और हॉरिजॉन्टल वेक्टर मैंने पहले बता दिया चेंज नहीं होने वाला। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। आपको पता है कि लॉन्चिंग पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, और लैंडिंग पॉइंट पे भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था और ओवरव्यू था। आपको ये ऑलरेडी पता है बातें, मैंने इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड पे चलाया अपने आप को कि ये आपके एमसीक्यू जो हमने डिस्कस करने ये वेल नोन है कि आप ये चीज़ें पढ़ के आए हैं पहले। अगर आप नहीं पढ़ी तो पहले काइंडली टॉपिक पढ़ के आए ताकि फिर आपसे एमसीक्यूज में वो सॉल्व हों। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज को। होपफुली अब आप रेडी होंगे ब्रेन टीजर्स को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन, एट द सबमिट पॉइंट द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज। तो अभी हमने जो डिस्कशन की है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबमिट पॉइंट है यानी कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो एंगल है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स, मैंने एक एनिमेशन का लिंक आपके साथ शेयर किया, काइंडली आप इसको विजिट कीजिएगा। ये आपके सामने वो लिंक मैंने ओपन किया है। तो आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एनिमेशन है वो यहाँ बनी हुई है। सपोज कर लें कि ये एक कैनन है, यहाँ से हम कोई चीज़ लॉन्च करेंगे किसी प्रोजेक्टाइल को, आप इसको थ्रो अप करते हो 45 डिग्री पे एंगल लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल, तो इसकी रेंज आपने पढ़ी है मैक्सिमम होती है। अगर हम कोई और रेंज सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैं 50 डिग्री पे करता हूँ और सेम वेलोसिटी के साथ, देखिए इस पे एनिमेशन में चूंकि मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकता, इनिशियल स्पीड गिवन है आपको, एंगल यहाँ पे चेंज करने के लिए आप कर सकते हैं। एयर रेजिस्टेंस आपने राइट साइड पे देखो आप, ये सारे कुछ लिखा हुआ है इसके साथ। तो अब आपके पास जब हाईएस्ट पॉइंट पे मैं अगर यहाँ पे वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहूँ ना, वेक्टर्स को, तो मैं यहाँ पे वेक्टर्स को ड्रॉ करता हूँ दोबारा से। अब देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमें पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो सारी की सारी सिर्फ कॉज वाली रह जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फिर एक्स डायरेक्शन में होगा। अगर आप स्लो मोशन में इसको दोबारा प्ले करें तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, बल्कि ये देखिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हमारे पास राइट साइड पे वेलोसिटी है, ग्रीन कलर का वेक्टर नजर आ रहा होगा आपको। और अगर मैं एक्सेलरेशन के भी दोनों वेक्टर्स ड्रॉ कर दूं तो आप देखोगे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड चला जाएगा। तो आपस में कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। तो आपने इस लिंक को जाना है, अपने लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे लिखें, आपके पास तीसरे चौथे नंबर पर ये एनिमेशन वाली ऑप्शन बनी हुई आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 2, द क्वांटिटीज व्हिच रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज। अब 4 में से 3 क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं और एक क्वांटिटी वेरी करती है। 2 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं, 2 एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। हमें ये बात पता है कि ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा। वी एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई फोर्स ना लगने का मतलब है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने वाला, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब ये है अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका Vx कंपोनेंट भी क्या होगा? फिर कांस्टेंट रहेगा। जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने उसको लॉन्च किया था उसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होने वाला, अलबत्ता y कंपोनेंट बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है तो y की वेलोसिटी की वैल्यूज में चेंज आता जाएगा। जबकि हमारे पास फिर 3 कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट और Vx वेलोसिटी का, ये फिर कंसिस्टेंट हो गए। वेरिएबल कौन सा हुआ? Vy, चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वेरी कर रहा है। तो हमारे पास फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ए बी सी सारे सही दिए हुए हैं, तो हमने डेल्टा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द सबमिट पॉइंट इज, यानी कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। इसमें कीवर्ड 2 हैं जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक कीवर्ड है और
सबमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबमिट पॉइंट पे सारी की सारी वेलोसिटी सिर्फ एक्स वाली रह जाती है, वाई वाली जीरो हो चुकी होती है, इसलिए तो वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट उसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है, उसमें डिक्रीज आ रहा होता है। तो फिर अगर सारे के सारा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? थर्ड का बीटा ऑप्शन, यानी कि वी कॉस थीटा। Question number 4, the vertical component of the velocity of projectile at the summit point is, again vertical component keyword और summit point यानी कि highest point, हमेशा MCQs में keyword find करते हैं कि उसने हमसे क्या डिमांड की है। अब उसने कहा है कि vertical component highest point पे क्या होता है, तो वो हमें पता है मूव करते करते चूंकि प्रोजेक्टाइल अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, वो से फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है मोमेंटरीली, और उसके वक्त फिर जो है वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है। तो वी वाई क्या होगा? इस पॉइंट पे जीरो होगा, वी एक्स नॉन जीरो होगा, और वी जो है यानी कि ओवरऑल वेलोसिटी अगर हम वो कैलकुलेट करें जो कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होल अंडर रूट यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड की जा सकती है, तो वो भी नॉन जीरो होगी। तो इस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट पूछा था तो ये जीरो होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट इज। अब हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट को किसी भी जगह कैलकुलेट अगर करना हो हमने, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको जो v sin थीटा माइनस gt वाली इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से ये फाइंड की थी। फाइनल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे कौन से वाला वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? कॉस कंपोनेंट है। ऑप्शन सी क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज उसमें प्लस gt लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन वी कॉस थीटा प्लस gt। आपको पता है साइन कन्वेंशन ये है कि हमारे पास जो वी साइन थीटा प्लस gt लिखा हुआ है ये साइन कन्वेंशन के मुताबिक गलत है। हमने लॉन्चिंग पॉइंट के ही साइंस थ्रू आउट द मोशन कैरी आउट करने होते हैं, तो चूंकि अब लॉन्चिंग पॉइंट पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे थे तो माइनस जी आएगा साथ, इसलिए फिफ्थ का हमारे पास बीटा ऑप्शन ये आपने अपनी बुक्स में डिराइव भी किया हुआ है, आपकी बुक्स में किया हुआ है, खासतौर पर केबी की बुक्स में बता रहा हूँ, फेडरल बोर्ड की बुक्स की बात बता रहा हूँ, उसमें ये डिराइव किया हुआ है हमने। क्वेश्चन नंबर 6, एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहे हैं कि दी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हमें फाइंड आउट करनी है और किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, यानी कि लॉन्च करने के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फिर अगेन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो हमारे पास फिर वी कॉस थीटा का स्क्वायर ये वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस वी साइन थीटा माइनस जीटी का स्क्वायर ये वी वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऑप्शन बी नहीं हो सकती, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती, बिकॉज वो स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर होती है। तो हमें चूंकि किसी भी पॉइंट पे उसने कहा है फाइंड करने को, तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए हमारे पास बेस्ट सुटेबल आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग पॉइंट इज। क्या है जी? अगर हम लॉन्च करें यानी कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और लैंडिंग पॉइंट की बात करें, तो चूंकि हमने लॉन्चिंग पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स लगा के उसको थ्रो किया है अपवर्ड, तो जाहिर सी बात है फोर्स मैक्सिमम तो वेलोसिटी भी एक मैक्सिमम, क्योंकि एक्सेलरेशन उस वक्त मैक्सिमम होगा। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो जीरो हो जाती है वेलोसिटी की वाई कंपोनेंट, और वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है ओवरऑल। और जब वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करता है हाईएस्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ सबमिट के बाद, जब वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करता है, तो वो चूंकि इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है या फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। उसकी वेलोसिटी जीरो से वर्टिकल वाली बढ़ने शुरू हो जाती है और वो क्या हो जाती है मैक्सिमम। तो चूंकि वी एक्स तो वैसे ही कांस्टेंट है, वी वाई दोबारा से बढ़ने शुरू होगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यानी कि लैंडिंग पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए 7th का ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है। बाकी ऑप्शन आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, मैं चूंकि तेज बोल रहा हूं क्योंकि वीडियो की मैंने शॉर्ट रखनी है अपनी लेंथ, ताकि आप कुछ सुन भी सकें। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन इज। अब एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं, क्यों? हमारे पास ए एक्स, क्योंकि एफ एक्स जीरो है, चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तो होना नहीं एक्स वाला, तो फोर्स एक्स की जीरो हुई तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, जीरो भी एक कांस्टेंट है, और ए वाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। हम कौन सा प्रोजेक्टाइल को स्पेस में भेज रहे हैं, यहाँ पे भेज रहे हैं हम उसको, इसलिए हमारे पास 8वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, एट द सबमिट पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि सबमिट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बच जाता है, हम बार बार बात कर चुके हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होता है फिर? वी एक्स की वैल्यू क्या होती है? वी कॉस थीटा। इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी इसके पास वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट की वजह से आएगी, और एक्स कंपोनेंट फिर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हाफ एम, ये सोल्यूशन में देख सकते हैं आप, तो फिर हाफ एम वी एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो वी एक्स की, तो वी कॉस थीटा का स्क्वायर पुट करना है, तो हाफ एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर। दिस इज ऑप्शन बी ऑफ आवर क्वेश्चन। 9th का हमारे पास बीटा यानी कि बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू।
यहाँ पे जी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं और वो एकदम सेलेक्ट करते हैं 22.5 को। उसकी रीजन पता क्या है? क्योंकि वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम को पढ़ते साथ ही ये समझते हैं कि अगर रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम थी तो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू फिर 45 के हाफ पे यानी कि 22.5 डिग्री पे होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लें अपना, क्योंकि हमारे पास चूंकि ये जो मोशन है ना, ये तब होता है 22.5 अगर मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता। तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, वेलोसिटी इसमें कंसिस्टेंटली वेरी कर रही है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गिवन स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें जी। पहले एंगल फाइंड करना है प्रोजेक्शन का, थीटा यानी कि फाइंड करना है, फॉर विच रेंज यानी कि आर बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। आर इज इक्वल टू मैक्सिमम आर बाय 2 यानी कि आर मैक्सिमम बाय 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। तो आपके पास ये मैंने सोल्यूशन में लिख दिया, आर यानी कि रेंज इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय 2। मेरा पॉइंटर जहां मूव कर रहा है उसको फॉलो करें। आर मैक्सिमम पहले देखते हैं क्या होता है। मैक्सिमम रेंज कब आती है हमारे पास? थीटा 45 डिग्री पे। तो साइन 2 थीटा बनेगा साइन 90, साइन 90 हो जाएगा 1 वी आई स्क्वायर बाई जी। वैसे ही फॉर्मूले का हिस्सा है। तो वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा में हमने वैल्यूज पुट करने के बाद फाइंड आउट किया कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू वी आई स्क्वायर बाई जी होती है। ये आपका एक और एमसीक्यू बन सकता है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज, तो वी आई स्क्वायर बाई जी होती है, यानी कि सिंपल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई जी। उसके बाद फिर अब हम वापस वैल्यूज पुट करते हैं। वी आई स्क्वायर बाई जी ये तो पुट करेंगे हम कहाँ पे? जहां पे आर मैक्सिमम होगा। और वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे। शुरू में जो सोल्यूशन मैंने स्टार्ट किया वहां से देखें आप। तो वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ वी आई स्क्वायर बाई जी, यानी कि वी आई स्क्वायर बाई जी का हाफ क्यों किया? स्टेटमेंट में गिवन है हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो अब यहां से अपने वी आई स्क्वायर बाई जी और वी आई स्क्वायर बाई जी दोनों साइड्स पे मौजूद हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन 2 थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। साइन खत्म करना है, साइन इनवर्स लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 में जब साइन इनवर्स आप लोगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 बच जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। ये सारा कुछ ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है जो मैं बोल रहा हूं। तो 2 थीटा साइन इनवर्स 0.5 कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करोगे 30 डिग्री आंसर आता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स 0.5 का। तो 2 थीटा 30 आ गया, थीटा कितना आ जाएगा? 15 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का। तो हमने सी को सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 5 मीटर्स सो इट्स मैक्सिमम रेंज कैन बी। अब आपने क्वेश्चन एक किया हुआ है शॉर्ट आपकी एक्सरसाइज बुक में या आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन के तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 5 मीटर सो इट्स मैक्सिमम रेंज कैन बी। हाइट गिवन है जी 5 मीटर, तो मैक्सिमम रेंज फाइंड आउट करनी है ना। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम रेंज? हमारे पास मैक्सिमम रेंज और रेंज का और हाइट का ताल्लुक आपस में क्या है? आर मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम रेंज कितने टाइम्स हो सकती है? 4 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट हो सकती है। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है थीटा 45 फुट करके आर मैक्सिमम वाले क्वेश्चन में और हाइट आर मैक्सिमम वाली इक्वेशन में और हाइट वाली इक्वेशन। तो हमने वहां से एक रिलेशन बना लिया था, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट। इसका फिजिकल मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्रोजेक्टाइल कहा है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? जितनी उसकी हाइट है उसके 4 टाइम्स। मतलब अगर उसकी हाइट सपोज कर लें 5 मीटर्स है गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक, अगर उसकी हाइट यानी कि पॉइंट ऑफ समिट तक पहुंचने की जो हाइट है वो 5 मीटर्स है, तो वो 4 टाइम्स ज्यादा से ज्यादा जा सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, यानी कि हॉरिजॉन्टली उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम्स होगी। तो 5 × 4 20 मीटर्स, ये हमारी आखिरी लिमिट है, वो भी आइडियल प्रोजेक्टाइल की जहां पे एयर रेजिस्टेंस हम इग्नोर कर रहे हैं, तब वो कितनी डिस्टेंस तक जाएगा? 20 मीटर्स तक जाएगा। तो ऑप्शन ए आप देखें 20 मीटर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम इफ दे आर थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी सेम है, आप एक ही प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एंगल्स पे लॉन्च कर रहे हो। गिवन पेयर्स के मुताबिक वो ये पूछ रहा है कि बताएं किस गिवन पेयर्स के मुताबिक रेंज बराबर होगी। क्या 4 डिग्री पे, 86 डिग्री पे, 45 पे, 75 पे, 77, 35, 13, 31 सारे पेयर्स गिवन है। अब क्या आप इसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे? नहीं, आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, 4 डिग्री को 86 को। गिवन पेयर्स जितने भी हैं उन सबको ऐड करते रहो आपस में, जिसका आंसर 90 डिग्री के बराबर आएगा उनकी रेंजेस बराबर हो जाएंगी। मतलब आप साइन वी आई स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा में साइन 2 4 कैलकुलेट करो या साइन 2 86 कैलकुलेट करो, यानी कि 2 × 86 कैलकुलेट करो, दोनों के आंसर बराबर आता है। लेकिन बजाय इस तरह सॉल्व करने की आप सीधा सीधा शॉर्टकट याद रख लो। 2 शॉर्टकट्स हैं, एक बता दिया मैंने आपको, दूसरा चलो बताया। तो एक और चीज यहाँ पे कॉमन है कि ये 4 डिग्री का जो डिफरेंस है 45 के लिहाज से वो कितना है? 41। मतलब 41 में 4 ऐड करो तो 45 हो जाता है। 86 का भी डिफरेंस कितना है? 41 का है। सिमिलरली वो तमाम एंगल्स जिनका डिफरेंस 45 डिग्री के लिहाज से, यानी कि जिन गिवन पेयर्स का एंगल 45 डिग्री के लिहाज से बराबर होगा डिफरेंस उनका, तो वो भी सेम रेंज वाले होते हैं। तो एक ही बात है।
तो हमारे पास फिर 12 का ए अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज, तो ये पैराबोलिक पाथ आपने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था, ये पैराबोला बनता है, ऑप्शन ए हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। 14 को देखिएगा जी, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज, हाइट को और टाइम ऑफ फ्लाइट को आपस में रिलेट करना है जी। देखें रिलेशन कीवर्ड क्या है, किस चीज से बनाना है, हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी कि हाइट को इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दें इस केस में, तो कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखो कि हाइट का फार्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2v नॉट साइन थीटा बाई g। इक्वेशन 1 और 2 को जरा देखिएगा, ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है हाइट में, इसको हम देखें अगर टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। उसकी रीजन है, टाइम में वी नॉट साइन थीटा लिखा हुआ है ना, और उसमें वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट वाली इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से एक रिलेशन बनाऊं वी नॉट साइन थीटा का, वो क्या बन जाएगा, जी मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ, टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ, और 2 डिवाइड हो जाएगा, GT/2 बन जाएगा वी नॉट साइन थीटा। अब इसको वी नॉट साइन थीटा को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन 1 में तो वी नॉट साइन थीटा नहीं है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपने सिंपल क्या किया, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को पुट किया इक्वेशन 1 में, तो वहां से आपके पास GT/2 जो है वो G स्क्वायर T स्क्वायर बाई 4 ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह। डिवाइजर में ऑलरेडी 2g मौजूद है, तो करते करते आपके पास आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा GT स्क्वायर बाई 8। इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी तरह ही है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा आपको, रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड टाइम टू सबमिट इज गिवन एज, दोबारा हाइट और टाइम को रिलेट करना है, लेकिन कहां तक, टाइम ऑफ सबमिट। तो ये कीवर्ड पढ़ना बड़ा जरूरी है, सेम क्वेश्चन नहीं है, दोनों का रिलेशन एक तरह ही है, लेकिन टाइम टू सबमिट का मतलब क्या होगा कि जितना टाइम लगता है पूरे प्रोजेक्टाइल को उसका हाफ। तो टी की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, अब 2v नॉट साइन थीटा बाई जी तो ऑलरेडी है ना, उसको हाफ यानी कि 1/2 से आप डिवाइड कर दोगे, तो इस तरह से 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि हाफ रह जाएगा। तो इस तरह से आपने रिलेशन फाइंड करना है, तो GT स्क्वायर भी रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा इस केस में, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज परफॉर्म्ड एट द इक्वेटर एंड पोल्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, एक ही प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका मतलब है सारे फैक्टर सेम है, लेकिन एक दफा परफॉर्म किया गया है इक्वेटर पे, एक दफा परफॉर्म किया गया है पोल्स पे। देन रिलेशनशिप ऑप्शन ए में क्या पूछा उसने, हाइट ऑफ पोल इज लेस देन हाइट ऑफ इक्वेटर, या हाइट ऑफ पोल इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इक्वेटर, ऑप्शन बी, या दोनों इक्वेटर की हाइट और पोल की हाइट बराबर है, ऑप्शन सी, या पोल की हाइट को अगर कंपेयर किया जाए तो वो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर है। ये रिलेशन उसने पूछा हमसे, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि फर्क कहां से आएगा, ये रिलेशन कैसे आ सकता है। तो याद रखें कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पोल्स पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर। हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि हमारा जो हाइट है ना उसको रिलेट करना है ना, दोनों जगह पे सेम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, इसकी हाइट सेम नहीं होगी, क्योंकि हाइट का रिलेशन होता है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, और हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। G पोल्स इज ग्रेटर देन G इक्वेटर। अब इसमें रटा मारने वाली बात नहीं है, G की वैल्यू हाइट बढ़ने के साथ साथ या सपोज लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, वेरी करती है। तो आपको याद होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड। अगर आप इक्वेटर की तरफ चलना शुरू करो और पोल्स की तरफ चलना शुरू करो ना, तो इक्वेटर की लेंथ ज्यादा होती है, पोल्स की लेंथ कम होती है। तो अब हमारे पास फिर लेंथ जिसकी ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इसलिए G पोल्स इज ग्रेटर देन G इक्वेटर। सो इट मींस दैट हाइट ऑफ एक पोल वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू हाइट ऑफ इक्वेटर, बिकॉज G की वैल्यू लार्ज, तो इसका मतलब है उतनी कम हाइट, ये देखें ना फिजिकल मतलब बन रहा है, जिसकी G जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना तो इसका H उतना ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये मतलब है इस बात का, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए हमारे पास बच जाता है। क्वेश्चन 17, अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज परफॉर्म्ड एट द इक्वेटर एंड पोल्स रिस्पेक्टिवली, देन अब क्या रिलेट करना है जी, अब टाइम ऑफ फ्लाइट को रिलेट करना है, तो आप खुद सब कर सकते हैं इसको। T पोल इज लेस देन T इक्वेटर, अगेन टाइम का इनवर्स रिलेशन है ग्रेविटी के साथ, तो G पोल इज ग्रेटर देन G इक्वेटर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो 17 का ए ऑप्शन आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 18, अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज परफॉर्म्ड ऑन अर्थ एंड मून रिस्पेक्टिवली, देन अब क्या हुआ, एक दफा प्रोजेक्टाइल मोशन को अर्थ में परफॉर्म किया गया, उसी प्रोजेक्टाइल मोशन को फिर मून पे, रिस्पेक्टिवली का मतलब है फिर मून पे किया गया। अब आपको पता है कि अगेन हाइट का रिलेशन उसने पूछ लिया है, देखें ना ऑप्शन सारी में हाइट का पूछा है, मून की हाइट, और यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट मून पे क्या होगी, अर्थ पे क्या होगी, लेस होगी, ग्रेटर होगी, इक्वल टू होगी या हाफ होगी, क्या होगी। तो हमारे पास अगेन हाइट का रिलेशन अगेन इनवर्स है G के साथ, जो हमने 16 क्वेश्चन में भी किया। और आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का जो होता है वो कम होता है, क्यों कम होता है, G/6 है ना, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, आपको याद होना चाहिए ग्रेविटी उसकी कम है। तो फिर अगर मैं G/6 यहाँ पुट कर दूं हाइट में, यानी कि मून की बात जब करेंगे तो G/6 पुट करेंगे ना, तो वो 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है
इसका मतलब फिजिकल ये है कि अर्थ की पुल ज्यादा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कम हाइट पे जाएगा। मून की पुल कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो वो प्रोजेक्टाइल वहां पे ज्यादा हाइट तक जाएगा। समझ आ गई बात की? तो 18 का हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। देखें कीवर्ड क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी। याद रखें ये टोटल एनर्जी हर किसी कोलिजन में कंजर्व रहती है। तो अब हमारे पास ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ऑल ऑफ दीज सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल हैव अ रिलेटिव वेलोसिटी इक्वल टू। देखिए जी, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, सिंपल उनका डिफरेंस फाइंड कर लेते होते हैं वेलोसिटीज का। लेकिन पूरी बात सुनिएगा कि वेलोसिटीज का डिफरेंस फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एज वेल, मतलब उनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में। दो गाड़ियां अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी वेलोसिटी सिंपल डिफरेंस करके कैलकुलेट की जा सकती है रिलेटिवली। अगर दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, दोबारा आप करोगे डिफरेंस ही माइनस ही करोगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक वेलोसिटी पॉजिटिव एक वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब कीवर्ड क्या है, v1 एंड v2 आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो v1 माइनस v2 तो आप करोगे, लेकिन एक के साथ फिर मतलब डिफरेंस का फॉर्मूला तो है v1 माइनस v2, लेकिन एक वेलोसिटी के साथ फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, या v1 के साथ या v2 के साथ। तो सपोज मैंने v2 के साथ लगा दिया, क्योंकि इस तरह समझ लो ना कि अगर एक पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो एक नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा होगा, तो हमारे पास फिर v1 माइनस v2 वो v1 प्लस v2 बन जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो v1 प्लस v2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपको ये गिवन हो कि दो गाड़ियां ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, एक की वेलोसिटी 100 है, दूसरी की वेलोसिटी 200 है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, एक दूसरे के लिहाज से कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, तो उसका आंसर है 300 के साथ मूव कर रहे होंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो फिर 200 माइनस 100 आंसर आ जाता। तो दोनों मैंने आपको बता दिया रीजन। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारे पास। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास MCQs थे, होपफुली आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और याद रखिएगा आपने हमेशा पॉसिबिलिटीज को चूज करना है, प्रॉब्लम्स को चूज नहीं करना। अपने आप पे यकीन रखें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कोई मसला हो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर गिवन है उससे पूछ सकते हैं। अगर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स करके पूछेंगे तब भी इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।